अस्सलाम वालेकुम। पिछले चैप्टर को जो कि था एनालाइजिंग द कंज्यूमर मार्केट, उसी को आगे हम फर्दर देखेंगे कि उसकी डिटेल्स क्या है। पिछले लेक्चर में भी मैंने ये बात बताई थी और इसमें दोबारा ये चीज़ जो है आपको रिमाइंड करवाती हूँ कि जो मार्केट्स हैं वो एक्चुअली दो किस्म की हैं, बिजनेस मार्केट्स, कंज्यूमर मार्केट्स। पहले हम कंज्यूमर मार्केट्स को देखेंगे कि उनकी क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं, कौन से फैक्टर्स इन कंज्यूमर्स को इफेक्ट करते हैं, कंज्यूमर मार्केट से इंफॉर्मेशन कैसे ली जाती है और किस तरह से पूरा कंज्यूमर मार्केट के अंदर जो है वो बाइंग का और सेलिंग का ये प्रोसेस होता है। और फिर हम देखेंगे कि बिजनेस मार्केट में कैसे होता है और फिर इन दोनों चैप्टर्स को या इन दोनों को, कंज्यूमर मार्केट को और बिजनेस मार्केट को कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस हमारे पास क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं इस चैप्टर में हमारे पास क्या मौजूद है। की साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सेज। वो की साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस या वो की साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दिखेंगे जो कि कंज्यूमर के रिस्पॉन्स को किसी ना किसी तरह इफेक्ट कर रहे होते हैं या इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो इस चीज के अंदर हम की साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस में सबसे पहले देखेंगे मोटिवेशन। मोटिवेशन द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, गाइड्स एंड मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। मोटिवेशन है इंसान के अंदर की ड्राइव टू अचीव समथिंग। इंसान किसी चीज के लिए मोटिवेटेड होता है, इंसान किसी चीज के लिए एक्चुअली ही इज लॉन्गिंग फॉर दैट थिंग एंड ही रियली नीड्स और डिजायर्स दैट थिंग एंड ही ऑल्सो वर्क्स इन दैट डायरेक्शन टू एक्वायर दैट थिंग। तो इसको कहा जाता है मोटिवेशन। और हमारी जो मोटिवेशन है हमें खुद ब खुद गाइड करती है, इनिशिएट करती है कि हमें किस तरह से अपने गोल्स की तरफ मूव करना है। मोटिवेशन हैज बोथ डायरेक्शन। मोटिवेशन के अंदर डायरेक्शन भी मौजूद होती है, विच मीन्स मोटिवेशन हमें बताती है कि हमने किस डायरेक्शन में मूव करना है और हमें मोटिवेशन ये बताती है कि हमें इतने सारे गोल्स में से कौन सा गोल है जो बेस्ट है हमारे लिए और हमें उसको चूज करना है। प्लस मोटिवेशन हमें ये बताती है कि किस इंटेंसिटी से, कितनी शिद्दत से हमें किसी गोल को अचीव करना है, हमें किस गोल के ऊपर कितना फोकस करना है, अपनी एनर्जीज को लगाना है और किस गोल के ऊपर कितना अपनी एनर्जीज को नहीं लगाना। तो एब्राहम मैस्लो ने हमारी मोटिवेशन को या हमारी ह्यूमन नीड्स को जो है एक हायरार्की की फॉर्म में डिस्क्राइब किया था, जिसको कहा जाता है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। उसको देख लेते हैं कि वो क्या हायरार्की है। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स या मैस्लोज ट्रायंगल ऑफ नीड्स जो है वो 5 स्टेप्स के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज द साइकोलॉजिकल नीड्स, सेकंड वन इज द सेफ्टी नीड्स, थर्ड वन इज सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड द लास्ट वन इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। स्टार्टिंग विद द साइकोलॉजिकल नीड्स, सॉरी फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर वो ज़रूरियात आ जाती हैं जो कि हमारी मोस्ट बेसिक नेचर की ज़रूरतें होती हैं, जिनके बगैर या वो ज़रूरियात हमारी फुलफिल ना हो तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। फॉर इंस्टेंस खाना, पानी, हंगर थर्स्ट। हमें खाना ना मिले तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल है, हमें पानी ना मिले तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल है। ठीक है, तो ये हमारी साइकोलॉजिकल नीड में, फिजियोलॉजिकल नीड सबसे पहले हमारी बेसिक नीड है। नेक्स्ट वन इज सेफ्टी नीड। वंस हमारे पास फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो जाती हैं तो इंसान लेवल ऑफ नीड्स में सेकंड स्टेप पे मूव कर जाता है और वो है सेफ्टी नीड्स, जिसके अंदर कोई भी शख्स अपनी जात के लिए, अपनी फैमिली के लिए सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन मांगता है, विच मीन्स शेल्टर मांगता है। नेक्स्ट वन इज सोशल नीड। जब इंसान के पास फिजियोलॉजिकल नीड भी उसकी फुलफिल्ड है, सेफ्टी नीड्स भी उसकी फुलफिल्ड है, फॉर इंस्टेंस वो खुद भी प्रोटेक्टेड है, उसकी फैमिली भी प्रोटेक्टेड है, तो थर्ड वन उसको क्या चीज चाहिए, उसको कुछ फ्रेंड्स चाहिए, उसको कुछ सोशल जो है सर्कल चाहिए। तो थर्ड स्टेप है दैट इज सोशल नीड्स, विच इज द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड द सेंस ऑफ बीइंग लव्ड। तो सोसाइटी के अंदर मूव करने की जो नीड है वो उसकी सोशल नीड है। नाउ जब ये 3 बेसिक लेवल की या 3 बिलो के लेवल जो है वो फुलफिल हो जाते हैं कि इंसान खुद भी सेटिस्फाइड है, फैमिली भी प्रोटेक्टेड है, उसके एक सोशल सर्कल भी है, तो वो उस सर्कल के अंदर अपने आप की जो है वो रिकग्निशन भी चाहते हैं या अपना एक स्टेटस भी चाहते हैं। तो ये उसकी होती है सेल्फ स्टीम की नीड। और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, जिसके अंदर वो अपने आप को फर्दर डेवलप करना चाहता है। रिकग्निशन के अंदर वो जस्ट अगर एक फील्ड में रिकग्नाइज्ड हो गया तो वो अपनी डेवलपमेंट नहीं रोकता। इफ ही इज एक्सपर्ट इन वन थिंग ही इज गोइंग टू मूव टू अनदर थिंग, जिसके अंदर वो हॉरिजॉन्टली भी अपने आप को ग्रो कर रहा होता है, वर्टिकली भी अपने आप को ग्रो कर रहा होता है। तो ये होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड। तो ये जो 5 नीड्स हैं इसके अंदर इंसान मोस्ट बेसिक लेवल की नीड से स्टार्ट करता है और ऊपर 5th लेवल तक की नीड के ऊपर पहुंचता है।
अगर इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड ही फुलफिल्ड नहीं है, बेसिक नीड ही फुलफिल्ड नहीं है, इफ ही डजंट हैव इनफ फूड टू ईट एंड इफ ही डजंट हैव इनफ वाटर टू ड्रिंक, तो वो कभी भी सेफ्टी नीड्स या सोशल नीड्स के बारे में नहीं सोचेगा, लेफ्ट अलोन के वो एक्चुअलाइजेशन नीड्स के बारे में सोचे। तो जब एक लेवल ऑफ नीड फुलफिल हो जाती है तो कुदरती तौर पे इंसान जो है वो नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड के ऊपर मूव कर जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस में पढ़ेंगे वो है परसेप्शन। परसेप्शन क्या है? परसेप्शन है हमारी किसी भी चीज के बारे में जजमेंट, या परसेप्शन है हमारी किसी भी चीज के बारे में उसके बारे में प्रायर ओपिनियन बनाना। परसेप्शन इज द प्रोसेस बाय विच पीपल सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन। परसेप्शन है कि जिसके अंदर कंज्यूमर इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करते हैं, अपने माइंड के लिहाज से उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके बारे में इंटरप्रेट करते हैं इंफॉर्मेशन। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं एक शॉपिंग मॉल में गई, वहां पे मैं जो हूँ पैकेज फूड के सेक्शन में गई और वहां पे मैंने देखा कि जो मोस्ट ब्यूटीफुल पैकेजिंग वाला आपको सीरियल नजर आया, जिसके ऊपर जो है बहुत अच्छी सी पिक्चर बनी हुई थी, एक हेल्दी बच्चा बना हुआ था, विटामिन ए बी सी डी सब विटामिन के नाम लिखे हुए थे, तो ऑटोमेटिकली ये परसेप्शन आएगी मेरे माइंड में, या ये परसेप्शन इंटरप्रेट खुद ब खुद कर लूंगी कि जो इनक्लोज प्रोडक्ट है वो वाकई एक अच्छी नेचर की है। नेक्स्ट इज लर्निंग। परसेप्शन के बाद हम जो फिनोमेना पढ़ेंगे या प्रोसेस पढ़ेंगे वो है लर्निंग। लर्निंग है एक कांस्टेंट चेंज इन द पर्सन बिहेवियर, इसको कहा जाता है लर्निंग। मैं कोई चीज अपना लूं, उसको जो है मैं अपना पर्सनैलिटी का पार्ट बना लूं, इसको कहा जाता है लर्निंग। द बाइंग डिसीजन प्रोसेस, कंज्यूमर मार्केट का बाइंग डिसीजन प्रोसेस जो है वो उसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे। ये 5 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप इज प्रॉब्लम रिकग्निशन, सेकंड वन इज इंफॉर्मेशन सर्च, थर्ड वन इज evaluation of alternatives, फोर्थ वन इज परचेज डिसीजन एंड फिफ्थ वन इज पोस्ट परचेज डिसीजन। वन बाय वन देख लेते हैं इन सबको। फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम रिकग्निशन। प्रॉब्लम रिकग्निशन है कि इंसान रिकग्नाइज करता है, कोई जो है पर्सन है वो रिकग्नाइज करता है कि उसको किसी चीज की रिक्वायरमेंट है। द बाइंग प्रोसेस स्टार्ट्स व्हेन अ बायर रिकग्नाइजेज अ प्रॉब्लम और अ नीड इज ट्रिगर्ड बाय एन इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई। किसी इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलाई या किसी इंटरनल या एक्सटर्नल बात की वजह से उसके माइंड में या उसके अंदर जो है एक नीड जो है वो उसको एक स्टेट ऑफ डिप्रीवेशन उसके अंदर जो है वो अराइज करती है। फॉर इंस्टेंस, या मुझे खुद ब खुद पता चला कि मुझे भूख लगी है या प्यास लगी है, जब ये भूख और प्यास की फीलिंग जो मेरे इंटरनल स्टिमुलाई से आई है मेरे लिए एक प्रॉब्लम है उस वक्त, तो मुझे उसके लिए क्या फुलफिल करना है, क्या चीज चाहिए मुझे, आई हैव टू ईट समथिंग। इसी तरह मुझे एक्सटर्नल स्टिमुलाई से पता चला है कि कोई, या किसी एडवर्टाइजमेंट से पता चला है कि एक सर्टन शैम्पू बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो और उससे हेयर फॉल भी रुकता है, डैंड्रफ भी रुकता है, और मैं यही चीजें अपने हेयर में फील कर रही हूँ, हेयर फॉल भी है, डैंड्रफ भी है, तो मुझे लगेगा कि दिस इज फिट फॉर मी। तो मैं क्या करूंगी, आगे जो है फर्दर इसको अपने उस शैम्पू को बाइंग के प्रोसेस में डालूंगी। तो प्रॉब्लम रिकग्निशन या हमारी जो स्टेट ऑफ डेप्रिवेशन है वो हमारी इंटरनल स्टिमुलाई से भी आ सकती है और एक्सटर्नल स्टिमुलाई से भी आ सकती है। नेक्स्ट, जब आप एक स्टेट ऑफ डेप्रिवेशन को फील कर लेते हैं, अब ये फील कर लेते हैं कि आपको एक सर्टन चीज की जरूरत है, तो यू गो ऑन टू फाइंड इंफॉर्मेशन फॉर दैट। More information sources to which consumer major information sources to which consumer will turn to, most नॉन इन्फॉर्मेशन सोर्सेज या मोस्ट जिसे कहते हैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन सोर्सेज, जिसके जिनके पास जो है एक कंज्यूमर जाता है जब उसको एक किसी चीज की जरूरत होती है, वो ये हो सकते हैं पर्सनल सोर्सेज जिसमें फैमिली फ्रेंड्स हैं, कमर्शियल सोर्सेज वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, पब्लिक सोर्सेज इज मैस मीडिया, कंज्यूमर रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन या एक्सपीरियंस से, जिस तरह हैंडलिंग है, एग्जामिनिंग है, यूजिंग द प्रोडक्ट है, या लोगों के एक्सपीरियंस से उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन को कंज्यूमर खुद ब खुद सर्च करता है। By gathering the information, the consumer learns more about competing brands and features. जब इंसान जो है इंफॉर्मेशन को सर्च करता है तो उसको अपने प्रोडक्ट के साथ की चीजें भी जो है वो नजर आती हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ आई वांट टू बाय लैपटॉप, तो मुझे 5 6 7 किस्म की जो है इंफॉर्मेशन सर्च के दौरान ब्रांड्स नजर आएंगे, और मैं खुद ब खुद फिर जो मेरे पास एक सेट ऑफ ब्रांड्स आ जाएगा, उसमें से मैं कंसिडर कर लूंगी कि मुझे कौन सा ऐसा ब्रांड है जो मेरी ज़रूरत को फुलफिल कर रहा है और मेरे बजट के अकॉर्डिंग है। और बहुत सारे कैटेगरीज होंगे ना, सिलेक्शन क्राइटेरियाज हमने बनाए होंगे कि जो इन क्राइटेरियाज पे ब्रांड पूरा उतरेगा, मैं उसको चूज करूंगी।
नेक्स्ट वन इज एवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। अच्छा, जो आपने ब्रांड्स इंफॉर्मेशन सर्च में चूज किए थे या आपको जो ब्रांड्स इंफॉर्मेशन सर्च में मिले थे उसके अंदर आपने कुछ एक दो ब्रांड्स को चूज किया होगा। तो जितने भी ऑल्टरनेटिव्स आपने चूज किए थे या जितने भी चॉइसेस आपने ली थी उनको आप सर्च करोगे या उनको जो है इवेल्युएट करोगे। फर्स्ट के कितना वो आपकी नीड को सेकंड सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेकंड के आपको उससे कितने बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कितने बंडल ऑफ एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं उस प्रोडक्ट के अंदर। तो ये इन सारी चीज़ों की बेसिस के ऊपर जो है कितना कंज्यूमर जो है या कितना आपके पीयर्स जो हैं उस ब्रांड को अगर आप एक्वायर करोगे तो आपको अटेंशन देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी एवेल्युएशन का क्राइटेरिया होती है। जब भी आप एक ब्रांड को एक्वायर करते हो तो ये वाली चीज़ें आप जो है वो अपने माइंड में रखते हैं। अच्छा, वंस कोई ब्रांड आपके आपके जो डिसीजन क्राइटेरिया आपने बनाया होता है उस डिसीजन क्राइटेरिया पे जब वो पूरा उतर जाती है तो आप परचेज डिसीजन लेते हो। और परचेज डिसीजन मस्ट नहीं है कि इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स के बाद फॉर 100% श्योर आप किसी परचेज डिसीजन की तरफ ही जाएंगे। हो सकता है जस्ट आप प्रेफरेंस फॉर्मेशन की तरफ जाएं, आप अपने प्रोडक्ट के लिए एक प्रेफरेंस को फॉर्म कर दें, आप अपने जो है लेटर यूज के लिए किसी प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हो। तो ये चीज जो है ये भी परचेज डिसीजन के अलावा हो सकती है। लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे कि इन केस अगर इवेल्युएशन टेस्ट में एक ब्रांड पास कर गया तो आप परचेज डिसीजन की तरफ जा रहे हैं। टू जनरल फैक्टर्स कैन इंटरवीन बिटवीन द परचेज इंटेंशन एंड परचेज डिसीजन: एटीट्यूड। The influence of another person depends on two things: the intensity of others' negative attitude towards a preferred alternative. Purchase decision के अंदर जो है इंसान दो किस्म के क्राइटेरिया को या दो चीज़ों को जो है वो फोकस करता है। जिस तरह दूसरों का एटीट्यूड ये ब्रांड एक्वायर करने के बाद आपके टूवर्ड्स कैसा होगा। क्या ये ना हो कि आप एक ब्रांड एक्वायर करें और लोग जो है उसके बारे में नेगेटिव कमेंट्स दें, तो यू विल नॉट फील गुड अबाउट दैट। या आप क्या करें कि द बायर्स मोटिवेशन टू कंप्लाई और लिसन टू अदर पर्सन, या जो बायर का अपना एटीट्यूड है वो भी परचेज डिसीजन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है काम करता है कि वो कितना लोगों के ओपिनियन को या अपने फ्रेंड्स की फैमिली के ओपिनियन को वेट देता है। सेकंड, परचेज डिसीजन में और कौन से फैक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं, वो है अनएंटिसिपेटेड सिचुएशनल फैक्टर्स, फैक्टर्स दैट में इमर्ज टू चेंज द परचेज सिचुएशन। बहुत सी सिचुएशंस ऐसी भी अराइज हो जाती हैं कि आपने माइंड बनाया था या डिसीजन बनाया था कि आप चीज़ को बाय करोगे, लेकिन इस किस्म की सिचुएशन लाइफ में आ गई कि आपका वो जो डिसीजन था वो फॉर एग्जांपल कैंसिल हो गया या पोस्टपोन हो गया। लाइक आप जो है उस एरिया से ही मूव करने का सोच लिया आपने, या आपकी पोस्टिंग हो गई, या आपको कोई किसी और इलाके में आप चले गए, जॉब चली गई। तो इस किस्म के अनएंटिसिपेटेड सिचुएशनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो आपके परचेज डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकते हैं। A consumer decision to postpone or avoid purchase decision is influenced by one or more perceived risks. पोस्टपोन करने का डिसीजन या अवॉइड करने का परचेज डिसीजन बहुत से रिस्क फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिनको आप जो एक कस्टमर सोचे तो फिर उसके बाद वो अपने परचेज डिसीजन को पोस्टपोन कर दें या ख़त्म कर दें। फंक्शनल रिस्क, कंज्यूमर सोचे कि जो प्रोडक्ट वो ले रहा है दैट प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग टू फंक्शन प्रॉपरली और एज पर टू हिज और हर एक्सपेक्टेशन। फिजिकल रिस्क, आके कोई प्रोडक्ट एक्वायर करने से आपकी फिजिकल वेलबींग को या आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। जिस तरह मैंने कहती हूँ कि मैंने स्पीकर्स बाय करने का जो है एक परचेज डिसीजन लिया था, लेकिन मुझे समहाउ मैंने किसी तरह रियलाइज किया कि वो जो है वो तो मेरी हेल्थ के लिए भी बुरा है, वो तो नॉइज पोल्यूशन भी फैलाता है, दैट इज नॉट गुड फॉर माई हेयरिंग कैपेसिटी। तो मैं क्या करूँगी, उस डिसीजन को कैंसिल कर दूंगी। फाइनेंशियल रिस्क, या आप ये सोचें कि जितनी अमाउंट आपके पास है उसके अंदर जो है वो जो ब्रांड आप ले रहे हो वो आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा, या जो प्रोडक्ट आपने लिया वो आपके पैसों के बराबर उसकी वर्थ है भी या नहीं है। तो ये एक फाइनेंशियल रिस्क का भी फैक्टर है जो कि कंज्यूमर सोचता है, तो उसके परचेज डिसीजन जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं। सोशल रिस्क, कोई चीज़ आप एक्वायर करोगे तो सोशली आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी या रिजेक्शन मिलेगी। साइकोलॉजिकल रिस्क, आपका जो है माइंड उसकी तरफ उस प्रोडक्ट की तरफ क्लिक नहीं करता, आपका माइंड उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, या आपके दिल में जो है उसके प्रोडक्ट के लिए जो रिलेशन जो है वो नहीं बन सका, या यू स्टिल डोंट फील गुड अबाउट योर चोजन ऑल्टरनेटिव। या टाइम रिस्क, टाइम रिस्क ये कि फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट रिजल्ट्स इन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग एन अदर।
कि आप कोई प्रोडक्ट बाय कर लो और कुछ अरसे बाद वो फेल हो जाए, तो फिर जो टाइम आपने उस प्रोडक्ट को खरीदने में लगाया था, या आप फिर दोबारा जो है उस प्रोडक्ट की रिन्यूअल में जो टाइम लगाओगे, तो ये चीज भी जो है आपके परचेज डिसीजन को ऑल्टर कर सकती है। नेक्स्ट वन इज पोस्ट परचेज डिसीजन। अब मॉडर्न मार्केटिंग से पहले या मॉडर्न मार्केटिंग मैनेजमेंट की टेक्निक से पहले सिर्फ परचेज डिसीजन जो था वो कंपनीज उसको एक फाइनल स्टेप कंसिडर करती थी, लेकिन नाउ इन दीज डेज पोस्ट परचेज डिसीजन कंज्यूमर का जो फीडबैक है वो कंपनी उस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, क्योंकि पोस्ट परचेज डिसीजन जो है या जो कंज्यूमर का फीडबैक है वो प्रोडक्ट की कांस्टेंट उस रेक्टिफिकेशन में, उसके जो भी लूप होल्स हैं उनको खत्म करने में बहुत ज्यादा किरदार अदा करते हैं। और पोस्ट परचेज डिसीजन फीडबैक जो आता है पोस्ट परचेज के बाद कंज्यूमर का, वो बहुत सारे फेवरेबल थिंग्स का, बहुत सारे न्यू ट्रेंड्स के बारे में जो है कंपनी को इतला दे रहा होता है। पोस्ट परचेज बिहेवियर कंज्यूमर में एक्सपीरियंस डिसोनेंस फ्रॉम नोटिसिंग सर्टन क्वाइटनिंग फीचर्स और हेयरिंग फेवरेबल थिंग्स अबाउट अदर ब्रांड्स। पोस्ट परचेज डिसीजन से कंज्यूमर के एक्सपीरियंसेस का पता चलता है और बहुत सारे डिसक्वाइटनिंग फीचर्स यानी इस किस्म के फीचर्स का पता चलता है, एट्रीब्यूट्स का पता चलता है आपके प्रोडक्ट के बारे में जिनको आपने रियलाइज नहीं किया था, और दूसरे ब्रांड्स के बारे में कंज्यूमर खुद ब खुद आपके प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहे होते हैं तो आपको कंपैरिजन का पता चलता है। मार्केटर्स मस्ट मॉनिटर पोस्ट परचेज सेटिस्फेक्शन, पोस्ट परचेज एक्शन एंड पोस्ट परचेज प्रोडक्ट यूज एंड डिस्पोजल। मार्केटर को पोस्ट परचेज सेटिस्फेक्शन, फॉर इंस्टेंस अगर किसी कंज्यूमर ने आपकी आउटलेट से एक एयरकॉन बाय किया था, एयर कंडीशन बाय किया था, उसके बाद आपको उससे आफ्टर फ्यू मंथ्स या आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर ये चीज पूछनी चाहिए कि आपने जो हमारे आउटलेट का या हमारी कंपनी का एयर कंडीशन इंस्टॉल कराया था उसका क्या जो है आउटपुट चल रहा है, या जो हमने प्रोमिस किए थे उसके प्रोमिस के मुताबिक चल रहा है या नहीं चल रहा। तो पोस्ट परचेज सेटिस्फेक्शन अगर कंपनी वाले कंज्यूमर से सीख करना शुरू कर देंगे तो प्रोडक्ट जो है वो बहुत उसके अंदर बेहतरी आने के चांसेस हैं, और वो अप टू द ट्रेंड्स एंड अप टू द मार्क ऑफ द अप टू द लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स ऑफ द कंज्यूमर उसके बनने के चांसेस हैं। जब प्रोडक्ट अप टू द मार्क ऑफ द कंज्यूमर बनती है तो इट हैज ग्रेट पोटेंशियल ऑफ द सक्सेस। So this is all from this chapter. If you have any question you can ask me and you can directly comment under the comment section of this video. Thank you so much and jazakallah.